Hi everyone, welcome to BITSAS Academy. So in this lecture we are going to see the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Sunday, May 30, 2021. And this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel BITSAS Academy to make your preparation for UPSC and mini state PCS examinations like JPSC. सो इस लेक्चर में हम लोग जो संडे के जो न्यूज़पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट आर्टिकल है रिपल फ्रॉम यास एंड स्ट्रगलिंग सर्जिंग टाइड डिवास्टेड द सुंदरवन. तो जैसा कि जानते हो कि अभी रिसेंटली एक साइक्लोन ऑरिजिनेट हुई थी इन द इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, और उसने बहुत सारे डिवास्टेटिंग इंसिडेंट को किया है इन द बंगाल एंड ओडिशा. तो इन्होंने जो कोस्टल एरियाज है जैसे सुंदरवन एरियाज जो कि वेस्ट बंगाल की कोस्टल एरियाज है, सुंदरवन डेल्टा भी आप जिसे जानते होंगे, तो यहाँ उन्होंने बहुत सारे डिवास्टेटिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बहुत ही डिवास्टेट किया है. तो इस आर्टिकल में बेसिकली बोला गया है कि जो हमारा जो कोस्टल एरियाज देखोगे तो बेसिकली दे आर सब्जेक्ट टू पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ दिस साइक्लोन. क्योंकि साइक्लोन को आप देखोगे तो दे आर ऑलवेज कमिंग. जैसे ये जो आप हमारा जो कोस्टल एरियाज को देख रहे हो तो यहाँ हमेशा साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते रहती है. जैसे हमारा जो 7516 किलोमीटर का जो हमारा कोस्ट लाइन एरियाज है तो उसमें 76% आप देखोगे तो हमारा कोस्ट लाइन वो बेसिकली दे आर प्रोन टू साइक्लोन. ठीक है, जैसे साइक्लोन्स एंड सुनामीज ये कंटिन्यूसली हमारे कोस्टल एरियाज को डिवास्टेट करती रहती हैं. अभी रिसेंटली यहाँ साइक्लोन तौकती हुई है जिसने महाराष्ट्र, केरला, गोवा, गुजरात इन सभी के जो भी कोस्टल एरियाज को डिवास्टेट किया. अभी यहाँ साइक्लोन यास हुई जिसने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के एरियाज को उन्होंने बहुत ही डिवास्टेट किया है. तो अब साइक्लोन आप देखोगे तो साइक्लोन दो तरह की होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है एंड टेम्परेट साइक्लोन होती है. टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली ह्यूज एरियाज, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये टेम्परेट रीजन को, तो इसमें ये बहुत ह्यूज एरिया को कवर करती है और उनका जो मूवमेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करना ईजी होता है क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज एरिया को कवर करती हैं और बहुत उनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है. और अगर जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखोगे तो उनका जो मूवमेंट होता है वो वेरी फास्ट होता है. दैट इज वाई द इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होती है उनको जो उनकी जो मूवमेंट है उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही चेंज होता है रैपिडली. जो हमारा इंडियन मानसून सिस्टम है वो भी बहुत ही यूनिक सिस्टम है एज कम्पेरिजन टू अदर सिस्टम. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग जो ज्योग्राफी कवर करेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन क्या होती है उस सब चीज़ों को कवर करेंगे. जैसे इन एरिया पैसिफिक्स में आप देखोगे तो यहाँ हरिकेन्स पाई जाती हैं, यहाँ फिर यहाँ जैसे टाइफून्स होती हैं. ठीक है, तो ये सभी आप जो हम लोग जब ज्योग्राफी कवर करेंगे तो उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे. रिसेंटली क्या हुई कि आप देखो जैसे फनी मई 2019 में आई थी, फिर बुलबुल नवंबर 2019 में आई थी, फिर अम्फान मई 2019 में आई थी, यास आप देखोगे तो मई 2021 में आई है, फिर तौकती आई है. तो ये सभी आप देखोगे तो हमारा जो कोस्ट लाइन है वो बेसिकली कंटिन्यूसली फेस द प्रॉब्लम ऑफ दिस साइक्लोन. तो वी हैव टू नीड टू डेवलप अ सिस्टम कि जिससे कारण हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रेजिलियंट हो टू दिस सुनामी एंड साइक्लोन एक्टिविटीज. जो भी पर्सन है जो कि डिपेंडेंट होते हैं ऑन दिस, मतलब बहुत सारे लोगों को आप देखोगे तो दे आर डिपेंडेंट ऑन सीज फॉर देयर लाइवलीहुड. जैसे जो भी कोस्टल जितनी मराइन जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके थ्रू अपना लाइवलीहुड करते हैं. ठीक है, जैसे बहुत सारे मछली जो भी ये जो नेट लगा के मछली पकड़ते हैं. ठीक है, तो उनका जो लाइवलीहुड बेसिकली सी पे ही डिपेंडेंट होती हैं. तो हम लोग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है. एज जो इनको क्या होता है बार बार साइक्लोन्स आती है तो इनको अपने जो एरियाज़ है उनको वहाँ से हटा करके अदर एरिया में शिफ्ट किया जाता है. ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर दे इन कोस्टल एरियाज़ में ही कि अगर कोई भी अगर मान लो साइक्लोन हो या सुनामी भी आती है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रेजिलियंट हो और इनको जो बार बार एक जगह से दूसरी जगह इवैक्यूएट किया जाता है तो उसको करने की प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, सम ऑफ दी आप अगर इनिशिएटिव देखोगे इंडिया की जो कि टू डील विद दिस साइक्लोन डिजास्टर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ली है, तो सबसे पहला नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, और ये बेसिकली जो भी कोस्टल एरियाज है यूटीज है उसको उन्होंने कवर करा है. और इसका एम आप देखोगे तो प्रोजेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल लोकल कम्युनिटीज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन एंड अदर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटीज. सो जितनी भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटीज होती हैं, जो भी वल्नरेबल जो भी लोकल पॉपुलेशन होती है जो भी कोस्टल एरियाज में रिसाइड करती हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं.
और ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट प्रोजेक्ट है और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करती है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग एनडीएमए भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था बाय ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका आप अगर एम देखोगे तो ये बेसिकली बोलती है द एम इज टू ब्रिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू मैनेज कोस्टल एरियाज। तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं हमारे, ये जो भी कोस्टल एरियाज इसको बेसिकली मैनेज का काम करने की बात बोलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारे कोस्टल इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो जैसा कि आप जिससे जानते हो कि जो हमारे जो कंट्रीज उसको बहुत सारे जोन्स में डेवलप किया गया और जो कोस्टल एरियाज है उनको भी जोन्स में डेवलप किया गया है, ठीक है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 जो कि एग्जिस्टेंस में आती है इन 2019 में, ये बेसिकली प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो जो इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, उन्होंने स्टार्ट किया कलर कोडिंग ऑफ द साइक्लोन्स। ये कलर कोडिंग ऑफ साइक्लोन्स उन्होंने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे जो अनएजुकेटेड पीपल्स है दे आर नॉट अवेयर कि जो साइक्लोन्स आ रही हैं वो कितनी डिवास्टेटिंग है, वो कितनी डिप्रेशन क्रिएट करने वाली है। तो ये जो भी कलर कोडिंग होती है उसके कारण क्या होता है कि जो भी अनएजुकेटेड पीपल थे और जो भी लेमेन होते हैं जो उतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो भी जो कलर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू वो भी आइडेंटिफाई कर लेते कि जो अगर मान लो जैसे 4 तरह के कलर होते हैं, ठीक है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये इस कलर के अनुसार वो पहचान लेंगे कि अगर मान लो रेड है तो वो बहुत ही डिवास्टेटिंग होगी, ग्रीन है तो मतलब थोड़ी कम डिवास्टेटिंग होगी। तो उसके कारण वो भी जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो साइक्लोन्स आने वाली है वो कैसी है। फिर आप देखोगे तो कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पीएम मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया टू दी वर्ल्ड कॉल्ड कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें आप देख सकते हो कि कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने कंट्रीज मेंबर्स हैं, ठीक है। यूएसए, आप सब मेंबर्स देख सकते हो। और इसमें ये बेसिकली बात बोली गई है कि जो हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बनाना है वो ऐसा रेजिलियंट हो कि जो कि सुनामीज हो, साइक्लोन्स हो और भी जो भी नेचुरल जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होती है वो उनको रेजिलिएंट कर सके, उनको फेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो न्यू केसेस डीप टू 1.6 लाख ओवर 24 आवर्स। तो जैसा कि देख रहे हो जो सेकेंड फेज है ऑफ कोविड-19 वो बेसिकली धीरे धीरे रिड्यूस होके मतलब धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। जो नए केसेस है आप देखोगे तो पहले जो लगभग 4 लाख केसेस रोज आते थे, लगभग 4.5 लाख केसेस आ रहे थे, वो रिड्यूस होकर 1.6 लाख केसेस हो गई है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डेथ्स भी आप देखोगे तो लगभग वो बेसिकली 3,482 केसेस है। तो जो सेकेंड वेव वो दिख रही है कि वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। लेकिन जो हमारे साउथर्न स्टेट्स है उनमें अभी भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ही हाई है। जैसे तमिलनाडु में देखोगे तो लगभग 30,000 नए केसेस पाए गए हैं, केरला में लगभग 23,000 केसेस पाए गए हैं, कर्नाटका में लगभग 20,000 नए केसेस पाए गए हैं। तो पॉजिटिव रेट है वो बेसिकली अब हमारे जो साउथर्न स्टेट्स है वहाँ अभी भी बहुत हाई है। सो ये बेसिकली सेकेंड वेव बेसिकली दिखाई जा रही है कि वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द थर्ड वेव, क्योंकि थर्ड वेव आने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी गवर्नमेंट के पास ये टाइम है कि वो जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, जिससे फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भी प्रॉब्लम फेस हुई थी इन द सेकेंड वेव, तो उन सभी को गवर्नमेंट फिर से प्रिपेयर कर ले कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड वेव भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आईआईटी हैदराबाद डेवलप ओरल सॉल्यूशन फॉर द ब्लैक फंगस। तो जैसा कि जानते हो कि जैसे रिसेंटली एक न्यूज निकल के आई थी कि सेंटर ने बेसिकली एक नोटिस इशू किया था। उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि जो स्टेट्स है वो बेसिकली ये नोटिफाई करते दिस ब्लैक फंगस एज अ एपिडेमिक अंडर दिस एपिडेमिक एक्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने जो ब्लैक फंगस की जो केसेस है बहुत सारे स्टेट्स में निकल करके आ रही है। जैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे और भी बहुत सारे स्टेट्स है। तो जैसे राजस्थान ने ऑलरेडी इस ब्लैक फंगस को उन्होंने एपिडेमिक उन्होंने नोटिफाई किया है। तो बहुत सारे केसेस चूंकि निकल करके आ रही हैं। तो अभी
ये जो आईआईटी हैदराबाद, उन्होंने एक ओरल सॉल्यूशन डेवलप किया फॉर द ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस में होती क्या है कि मान लो जैसे फंगस ऑलरेडी अवेलेबल होती है इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, और लेकिन बहुत सारे अभी जैसे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि आईसीयू में होते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। तो इनके कारण क्या होता है कि ये चूंकि ये पर्सन बहुत समय तक आईसीयूज में रहे हैं, कोविड-19 से उनको उन्होंने फेस किया, तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो बहुत ही गिर जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत ही लो हो जाती है। और कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो भी हेल्थ केयर देखी जाती है तब उनको एस्टेरॉयड दिया जाता है, और एस्टेरॉयड दिया जाता है उनको, उनकी जो शुगर लेवल होती है ब्लड में वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। और जो प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट में जो भी फंगस जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होती है वो क्या करती है, वो उनके इम्यूनिटी सिस्टम से इंटरेक्ट करती है और उनको फिर इन्फेक्टेड कर देती है, क्योंकि ये जो पर्सन्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना लो हो जाता है कि वो जो इन्वायरमेंट में जो फंगस है उनसे भी डील कर नहीं पाती है, ठीक है। तो डेट इज़ वाई ये जो आईआईटी हैदराबाद, उन्होंने एक ओरल सॉल्यूशन को उन्होंने डेवलप करा है, ठीक है, और ये मास प्रोडक्शन वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उन्होंने अपना जो सैंपल है उसको उन्होंने भेज दिया, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग उसको उन्होंने देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैक फंगस है और म्यूकोरमाइकोसिस, तो इसके ऊपर मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया है आप इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मर टू ऑब्जर्व जून 5 एज अ संपूर्ण क्रांति दिवस। तो रिसेंटली क्या है कि ये जो आप देखोगे तो किसान संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने ये बात बोली कि जो जून 5 है उसको हम लोग बेसिकली सेलिब्रेट करेंगे एज अ संपूर्ण क्रांति दिवस। ये बेसिकली जो फार्म्स 3 फार्म्स लॉज है जिसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है थ्रू दिस ऑर्डिनेंस, उसमें ये तीनों लॉज को ये जो किसान जो मोर्चा है वो बेसिकली अपोज कर रही है, ये फार्मर्स अपोज कर रहे हैं। जैसे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना करके रखा, आप उसको देख सकते हो कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स है, सरकार उनके आर्ग्यूमेंट्स को मतलब उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स है, तो ये सब चीज़ें आप डिटेल वीडियो में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 10 लाख कॉर्पस फंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फन बाय द कोविड-19। तो एज यू नो दैट कि ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारे जो केसेस है निकल करके आ रही ड्यू टू दिस ऑर्फन चिल्ड्रन। जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये बोली है कि लगभग 577 ऑर्फन चिल्ड्रन पाए गए हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि अंडर दिस पीएम केयर फंड, ठीक है, जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं उनको बेसिकली एक कॉर्पस ऑफ 10 लाख फॉर द ईच चाइल्ड दी जाएगी, ठीक है, टिल दे रीच द एज ऑफ 18, ठीक है। तो उनको बहुत सारे जो बहुत अच्छे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए टू दिस ऑर्फन चिल्ड्रंस, क्योंकि आप अगर ऑर्फन चिल्ड्रन को देखोगे तो बहुत सारे कोविड-19 में क्या हुआ है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जैसे मदर एंड फादर, बोथ ऑफ पेरेंट्स दे गेट डाइड ड्यू टू दिस कोविड-19। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि इनको कोई भी अडॉप्ट करने की जैसे अडॉप्शन में आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, आप सिंपली किसी भी बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ इलीगल। आपको बहुत सारे जो लीगल प्रोसीजर है उसको फुलफिल करना होता है, क्योंकि जो इमीडिएट जो भी रिलेटिव्स है जैसे इनके अंकल एंड आंटीज है तो वो भी इनको डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, उनको भी लीगल प्रोसीजर फुलफिल करनी होती है, नहीं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। और चाइल्ड वेलफेयर जो भी कमिटीज होती हैं, चाइल्ड वेलफेयर जो भी नोडल ऑफिसर होते हैं जैसे डीएम होते हैं, वो बेसिकली दिस चाइल्ड केयर फंक्शंस चाइल्ड वेलफेयर के जो काम्स को वो देखते हैं। तो बहुत सारे अभी लीगल हर्डल्स हैं इन द अडॉप्शन ऑफ दिस चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत सारे पर्सन आप सोसाइटी में देखोगे तो दे वांट टू अडॉप्ट दिस चिल्ड्रन, लेकिन क्या होता है कि दे डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस लीगल प्रोसीजर, क्योंकि वो उतने एजुकेटेड नहीं है कि वो उतने लीगल प्रोसीजर में इन्वॉल्व हो टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। वो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन वो इन लीगल प्रोसीजर में पढ़ना नहीं चाहते। तो इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारे इनको ऑर्फन चाइल्ड्स के बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन केंद्रीय विद्यालय प्राइवेट स्कूल विद गवर्नमेंट टेकिंग केयर विद द एक्सपेंसेस ऑफ पीएम केयर फंड्स के थ्रू। जितने भी अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में अगर ये जो भी चाइल्ड है उनको अगर इनरोल किया जाता है तो उनका जो भी पेमेंट होगा, ठीक है, वो बेसिकली दिया जाएगा थ्रू दिस पीएम केयर फंड, जो कि मेंशन है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फिर स्टूडेंट फ्रॉम 11 to 18 years कैन बी enrolled
इन सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में देखोगे तो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया अंडर दिस आयुष्मान भारत स्कीम। फिर मंथली स्टिफिन में देखोगे तो उनको जब तक 18 ईयर्स नहीं हो जाता तब तक उनको मंथली कुछ पैसे दिए जाएंगे टू मीट देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। फिर लमसम टू बी डिस्पर्स वंस एट द एज ऑफ 23, ठीक है। तो जब वो 23 एज के हो जाएंगे तो उनको जो भी 10 लाख दी गई है उसमें जो भी अमाउंट उसको दिया जाएगा, ठीक है। और उनको एजुकेशनल फैसिलिटी भी दी जा रही है। एजुकेशनल लोन्स अगर वो लेते हैं तो उन पर भी जो भी इंटरेस्ट पे करना होगा वो थ्रू दिस पीएम केयर फंड के थ्रू उनको पेमेंट की जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने टू दिस ऑर्फन चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है 13 मोर कलेक्टर कैन ग्रांट सिटीजनशिप। तो इसमें बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि बेनिफिट करती है माइनॉरिटीज फ्रॉम द पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। सो इसमें बेसिकली 13 जो मोर कलेक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, उनको एम्पावर किया है, जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कि वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो भी वो उनको उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, फॉर द 6 माइनॉरिटीज। जो कि जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे जो रिलीज माइनॉरिटीज हैं जो कि जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है इन दिस अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो उनको सिटीजनशिप देने की बात बोली गई थी थ्रू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि पास हुई इन 2019 वो अभी भी बेसिकली एग्जिस्टेंस में नहीं है। दे डू नॉट कम अंडर दिस, मतलब वो इन्फोर्स में अभी तक नहीं आई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली दी गई है अंडर दिस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955। और आप अगर देखोगे तो ये जो सिटीजनशिप है ये बेसिकली एक सेंट्रल सब्जेक्ट है और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, ठीक है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने थ्रू नोटिफिकेशन ये जिसको बोलते हैं सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको स्टेट को उन्होंने पावर दिए कि आप बेसिकली जो 8 ग्राउंड के ऊपर आप सिटीजनशिप दे सकते हो। और ये सिटीजनशिप को आप देखोगे तो इसमें 2011 में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं यूपीए, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग लगभग लॉन्ग टर्म वीजाज देंगे टू 100 ऑफ हिंदूज एंड सिख्स जो कि प्रोसिक्यूटेड है इन द पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने ऑलरेडी उनको बहुत ही लॉन्ग टर्म वीजाज दी गई थी। और आप अगर देखोगे तो रिसेंटली जो 2014 में जो भी नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें ये बेसिकली एक चेंजेस आई गई थी। पहले क्या था कि आपको अगर सिटीजनशिप चाहिए बाय द नेचुरलाइजेशन तो आपको 11 ईयर्स ऑफ द स्टे चाहिए इन इंडिया, लेकिन उसको रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें लाई गई है। तो यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और बहुत सारे जो मुस्लिम्स है वो बेसिकली इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा एज पुतिन होस्ट यूएस हिट्स बेलारूस विद सैंक्शन। तो जैसा आप जैसे जानते हो कि बेलारूस की जो गवर्नमेंट जो एयरफोर्स है उसको उन्होंने फोर्सफुली एक जो एयरलाइंस थी उनको उन्होंने हाईजैक करा है, ठीक है। क्योंकि अब बेलारूस में आप देखोगे तो प्रो डेमोक्रेटिक जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ के जो लीडर्स आप देखोगे तो ये जो बेलारूस की जो भी प्रेसिडेंट है तो और ये जो व्लादिमीर पुतिन है ये जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है उनके बीच में जो रिलेशन आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिलेशन, क्यों? क्योंकि दोनों डिक्टेटर गवर्नमेंट को रन करती हैं। व्लादिमीर पुतिन भी बेसिकली रशिया में नहीं चाहते कि कोई भी इनके ओपोनेंट में आए, और बेलारूस में भी ये जो लीडर है ये भी नहीं चाहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर है ये भी चाहते हैं कि कोई भी ओपोनेंट में इनके खिलाफ कोई भी लीडर नहीं आए। तो बेसिकली प्रो डेमोक्रेटिक जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो उनको थ्रू फोर्स उनको दबाने का काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्लेन को थ्रू द यूज ऑफ देयर एयरफोर्स उन्होंने हाईजैक करा है। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन उन्होंने वहाँ इनको इकोनॉमिक सैंक्शन उन्होंने ऊपर इम्पोज कर दिया, ठीक है। सो इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट 9 बेलारूसियन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। तो बेलारूस के जो भी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है उसके ऊपर वाशिंगटन ने बेसिकली इकोनॉमिक सैंक्शंस उन्होंने इम्पोज करा है। रीज़न क्या है कि उन्होंने ये एयरलाइंस है उसको उन्होंने फोर्सफुली इंडक्ट कर लिया, और अभी उन्होंने जो प्रो डेमोक्रेटिक जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको उन्होंने यूज ऑफ फोर्स उसको उन्होंने क्रैक डाउन किया, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो बेलारूस बेसिकली पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, ठीक है, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ तो बेलारूस उसमें से निकल करके आ गया। लेकिन अभी भी जो बेलारूस में बेसिकली एक कम्युनिस्ट सरकार है।
यहाँ कोई प्रो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। और बेलारूस बेसिकली देखोगे तो यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन कंट्रीज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेंटर व्हाट्सएप ट्रसल ओवर द न्यू आईटी रूल्स। तो इसमें क्या है कि जो रिसेंटली क्या है कि फेसबुक जो मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, उस उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट दिस सेंटर की एक नई सेंटर ने एक नया न्यूज़ और लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। तो उसमें सरकार ने ये बात बोली थी कि जो व्हाट्सएप और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनको बहुत सारे डिजिटल गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये बेसिकली बात बोली कि जितने भी मैसेजिंग ऐप्स होती हैं उनकी जो फर्स्ट ओरिजिन कहाँ हुई है उसको उन्होंने बताने की बात बोली कि वो गवर्नमेंट को रिवील करेंगे। रीजन क्या है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखोगे तो सोशल मीडिया का यूज़ है वो बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। और ये सोशल मीडिया का यूज़ बेसिकली होता है टू वो फेक न्यूज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज है वो निकल के आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज वो निकल करके आते हैं। आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे राइट्स हुए हैं, ठीक है। और वो बेसिकली ओरिजिनेट हुए थे दिस सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं। तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स को रूल्स 2021 उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको बहुत सारे ऑफिसर्स को उन्होंने रिक्रूट करने की बात बोली गई है, ठीक है। और डेडलाइन उन्होंने दी थी, लेकिन अभी जो डेडलाइन है वो 25 मई तक थी, उसको वो क्रॉस हो चुकी है। लेकिन ये जो जाइंट टेक जाइंट्स हैं जो सोशल मीडिया जो भी जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, तो उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो टेक जाइंट्स वो बेसिकली बात बोल रही है कि ये जो गवर्नमेंट जो ये नए रूल्स निकल के आ रही है और वो जो डिमांड कर रही है कि जो भी मैसेजेस अगर निकल के आती है तो उनका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है उसको हाईलाइट करे, ये बेसिकली अगेंस्ट दिस राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि ये जो मैसेजिंग ऐप्स होती हैं ये बेसिकली फंक्शन करती है ऑन द बेसिस ऑफ इन टू इन इंक्रिप्शन। मतलब अगर कोई भी मैसेज अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर सेंड किया जा रहा है तो इवन दे व्हाट्सएप को ये बात पता नहीं कि उस मैसेज में क्या लिखी जा रही है। और गवर्नमेंट चूंकि ये बात बोल रही है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है कोई भी मैसेज का आप उसको हाईलाइट करो, आप उसको रिवील करो, तो ये व्हाट्सएप के लिए भी इम्पॉसिबल। क्योंकि आप देखोगे तो डे टू डे लाइफ में जो सोशल मीडिया में कितने लोग इनरोल्ड है, ठीक है। और इतने लोग इनरोल्ड होने के कारण जो हर मैसेज को ट्रेस करना कि इसको किसने राइट करा है, उसको एक फुट मतलब एक तरह का फिंगरप्रिंट कि इसको किसने राइट करा है, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसका एक डाटाबेस बनाना बहुत ही कॉस्टलियर हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण जो जो व्हाट्सएप वो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने में उन्होंने वो गया और उन्होंने ये बात बोली कि इट इज़ बेसिकली अगेंस्ट दिस राइट टू प्राइवेसी। तो इसमें मैं बेसिकली एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसमें ये जो गवर्नमेंट बेसिकली उन्होंने ये बात बोली है कि गवर्नमेंट ने क्या आर्गुमेंट दिया है कि व्हाट्सएप क्लेम्स ट्रेसेबिलिटी विल end up in breaking guarantee to end up in encryption provide. The government of India says it is committed to right to privacy of the citizen, but that also responsible for the ensuring national security. तो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है कि गवर्नमेंट बेसिकली राइट टू प्राइवेसी जो कि अंडर आर्टिकल 21 वो है, तो वो तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट कमिटेड राइट टू प्राइवेसी, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट इज ऑलरेडी कमिटेड टू लॉ एंड ऑर्डर नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि आप अगर फंडामेंटल राइट को भी देखोगे तो फंडामेंटल राइट बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं होती है। फंडामेंटल राइट को भी उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जिसे देखोगे तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, टू मेंटेन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, public order, incitement of offense relating to above or in the relation of sex, sexuality, explicit material, sex, child sexual abuse material, ठीक है। तो ये सभी बेसिस पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी फंडामेंटल राइट है उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी वो बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये सभी बात बोली गई है। सो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा कि लक्षद्वीप में बेसिकली अभी एक न्यू रेगुलेशन पास की गई है, ठीक है। तो द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल इंक्लूडिंग अ बीफ बैन
एंड गुंडा एक्ट हैव ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अमंग दी आइसलैंडर, ठीक है। तो जो भी अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट की, जो आइलैंड है लक्षद्वीप है, उसको बेसिकली मालदीव्स एंड जो पोर्ट कोलंबो जो कि श्रीलंका के, उसके एज पर गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको फ्लोरिश किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए। लेकिन अभी क्या है कि जो भी लक्षद्वीप में जो भी यहाँ के जो एसटी पॉपुलेशन जो कि इनहेबिटेंट है, जो इंडिजिनस पीपल जो यहाँ रिसाइड करते हैं, उनको फोर्सफुली उनको वहाँ से इन्विक्ट किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं गुंडा एक्ट। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है विदाउट एनी गिविंग रीजन। जैसे आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आप अगर नहीं पढ़ा हुआ तो वहाँ थी रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि रॉलेट एक्ट में था कि कोई भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है विदाउट एनी गिविंग रीजन, ठीक है। तो वैसे ही अभी गुंडा एक्ट वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ जो लोग रिसाइड करते हैं वो बेसिकली बीफ खाते हैं, ठीक है। तो बीफ भी बैन कर दी गई है, ठीक है। आप बीफ को भी नहीं खा सकते। तो उनकी जो लोकल कल्चर है उसको डिवास्टेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो लोकल वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बेसिकली क्या हुआ था कि एक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 एक्ट, ठीक है। और ये बेसिकली है फॉर द क्रिएशन ऑफ द लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है जो कि रिप्रेजेंट करेगी पीपल ऑफ द लक्षद्वीप। और ये बेसिकली इंपावर करती है गवर्नमेंट को कि आइडेंटिफाई एज एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्स्टिट्यूट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये एम्पावर करती है कि वो जो इतनी भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनको वो इस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। फिर दिस अथॉरिटीज आर प्रिपेयर्ड लैंड यूज मैप्स, कैरी आउट डोनेशन फॉर टाइप ऑफ यूज। ये बेसिकली जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटीज होंगी, ये बेसिकली क्या करेंगी कि लैंड को हम लोग को कैसे यूज करना है, उनको कितने जोन से बांटना है, ठीक है। तो ये सभी कितने रोड्स बनानी है, कितनी भी मेजर स्ट्रीट्स बनानी है, रेलवे बनानी है, एयरपोर्ट्स बनानी है, तो ये बेसिकली सभी काम कौन देखेंगे, ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें जो डेवलपमेंट जो डिफाइंस की गई है उसमें आप देखोगे तो इट डिफाइन डेवलपमेंट एज कैरिंग आउट बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग, क्वायरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन ओवर और अंडर लैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है कि जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो उसको क्या कौन डिफाइन करेगी, अब गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। और इसमें एक पेनल्टीज भी इम्पोज की गई कि अगर कोई भी पर्सन है अगर वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट में भेजा जा सकता है। पीपल का कॉन्सर्न आप देखोगे तो इसमें ये बात बोली जा रही है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है लक्षद्वीप, ये बेसिकली है टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट क्या करेंगे कि मान लो जो इंडिजिनस पीपल्स हैं उनकी जो भी लैंड्स है, जो भी लगभग देखोगे तो 94% जो भी यहाँ पॉपुलेशन वो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो उनकी जो लैंड है उनको फोर्सफुली उनको इवैक्यूएट वहाँ से उनको हटाया जाएगा। और जो रियल एस्टेट है वो क्या करेंगे, उनके जो लैंड्स हैं उनको बाय करेंगे और फिर वहाँ रियल एस्टेट है वहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी उसको फ्लोरिश किया जाएगा। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो रियल एस्टेट को जाएगा, ना कि इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल है उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लैंड है उनको बेसिकली ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में चेंज किया जा रहा है। जैसे आप देखोगे तो झारखंड में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, वो क्या क्यों इंट्रोड्यूस की गई कि फोर्सफुल कोई भी जो लैंड की राइट्स है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। फिर इसमें क्या हो रहा है, फोर्सफुल रिलोकेशन एंड इविक्शन किया जा रहा है। जो भी इंडिजिनस पीपल जो वहाँ रिसाइड करते हैं उनको फोर्सफुली रिलोकेशन किया जा रहा है, उनको जो भी हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो बहुत सारे पीपल्स है वो उसको इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो लोकल कल्चर है उसको डिवास्टेट किया जा रहा है। जिससे आप देखोगे जैसे बीफ है तो बीफ वो खाते थे लेकिन अब वहाँ बीफ बैन कर दी गई है। तो उनकी जो लोकल कल्चर है उनको भी वो डिवास्टेट किया जा रहा है। इकोलॉजिकल कॉन्सर्न में आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म होती हैं, कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी तो जितने भी यहाँ के जो इकोसिस्टम्स होगी वो डिवास्टेट होंगी, वो पोल्यूटेड होंगी, ठीक है। तो ये सभी कॉन्सर्न रेज की गई है। बहुत सारे मिनिस्टर्स देखोगे उन्होंने रिपोर्ट लिखा है कि आप इसके अगेंस्ट आप, उन्होंने वेंकैया नायडू केरला के गवर्नर, उन्होंने ये सभी रिपोर्ट्स उन्होंने ये भेजी हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। एंड ये जो लक्षद्वीप है, सेव लक्षद्वीप एंड ये राइट टू प्राइवेसी, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सो आप उसको चेक कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू।